हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नीट फिजिक्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इट मींस नीट पर्सपेक्टिव से, नीट का एग्जामिनेशन भी होने वाला है, तो नीट पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट की हाईलाइट्स हैं, ये जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए फॉर द रिवीजन पर्पस। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं पूरा का पूरा सिलेबस, तो यहाँ पर हम उसी सारे सिलेबस को यहाँ पे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। इट मींस यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे एंड न्यूमेरिकल्स जो है वो कौन कौन से फॉर्मूला से पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ये मस्ट वॉच वीडियो है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि नीट का एग्जामिनेशन जो है अभी देने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड का ही आता है। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो है आप सभी जानते हैं कि जब कंपास नीडल जो है डिफ्लेक्शन शो करती है, और डिफ्लेक्शन शो ये कब करेगी, जब हम इसको करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो है लेकर आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपास नीडल जो है डिफ्लेक्शन शो करती है। इट मींस यहाँ पर हमें क्या पता लगा कि वहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक करंट है और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है मोशन में है, जो कि किसको प्रोड्यूस्ड कर रहा है, वहां पे मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस्ड कर रहा है। अब ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने 9th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा और इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया था ऑस्टर्ट ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है जो कि स्टैब्लिश होती है करंट कैरिंग कंडक्टर में, वो किस तरीके से एज इट अकर्स अराउंड द मैग्नेट। यहाँ पर ये कंपास निडल है, जब आपने की जो है वो क्या रखी है, ओपन रखी है, तो कोई भी करंट जो है, ऑब्वियस सी बात है जब की ओपन है तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि करंट जो आपका सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा, और जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो आपको किसी भी तरीके की डिफ्लेक्शन जो है कंपास नीडल के ऊपर शो बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके बाद है कि जब आपने की को क्या किया, प्रेस्ड किया, तो ये जो कंपास है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, तो कंपास नीडल जो है किस तरफ आपका डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, आपका एक दो ही पोल होते हैं, एक साउथ एंड एक नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, उसके बाद नेक्स्ट केस है, यहाँ पे भी की को प्रेस किया गया। अब यहाँ पर ये भी देखो, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, और की को आपने थोड़ा सा प्रेस किया, तब डिफ्लेक्शन ये वाली टाइप शो होगी। उसके बाद जो है, अब आपने क्या किया, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। मींस थोड़ा सा आपने क्या किया है, बैटरी के जो एंड्स है उनको चेंज किया है और की को प्रेस किया है। तब हमें कौन सी डिफ्लेक्शन शो देखने को मिलेगी, पहले इस डायरेक्शन में थी तो अब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको जो है ये डिफ्लेक्शन जो है कंपास नीडल शो करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब आपका सर्किट जो है कंप्लीट होता है तो उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और जब करंट फ्लो होता है इट मींस वहां पर क्या जनरेट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जनरेट होती है, जो कि कौन से फिनोमिना को बताती है कि वहां पर क्या है, मैग्नेटिज्म है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बहुत सिंपल सा लॉ है, वायर्स-एवर्स लॉ, और ये फॉर्मूला जो है आपने याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी कई बार आपको क्वांटिटीज दी गई होंगी और आपने क्या करना होगा, इनको फाइंड आउट करना होगा। बहुत सिंपल सा है वायर्स-एवर्स लॉ, कि कोई भी आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे दिखाई गई है, स्मॉल एलिमेंट आप यहाँ पे मान लो, कोई भी डी आई हमने यहाँ पे मान लिया, आई जो है यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर आपको एक पॉइंट है पी, कोई भी पॉइंट, चाहे आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, किसी भी डिस्टेंस के ऊपर ले लो, दोनों के बीच में यहाँ पे वायर और इस पॉइंट के बीच में एंगल जो है थीटा रहने वाला है। अब आपको ये बोला गया है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या बनाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके आसपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी ही होगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम किसी भी पॉइंट के ऊपर निकाल सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट पी है, अब यहाँ पे भी किसी भी पॉइंट के ऊपर जहां तक इसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमें इसकी एग्जिस्टेंस देखने को मिल रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए जो वायर्स-एवर्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो दिया जाता है, dB विच इज इक्विवेलेंट टू म्यू नॉट 4 पाई, एंड इसकी जो वैल्यू है आप सभी जानते हैं 10 रेज टू पावर, अगर इसकी वैल्यू जो है म्यू नॉट बाय 47, अगर मैं म्यू नॉट की वैल्यू पुट करूँ तो 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7, इस तरीके से जो है वैल्यू भी दी जाती है। तो यहाँ पर थीटा जो है एंगल किस किस के बीच में, जो कि कंपोनेंट है किसका, स्मॉल इस करंट एलिमेंट का, एंड जो इसका रेडियस है, मतलब रेडियस बोलने का मतलब क्या है, डिस्टेंस पर्टिकुलरली। ठीक है, अब जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग स्टेट वायर, इसको हम किस रूल से निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल आपको पता ही है, वो मुझे यहाँ पे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे इस चैप्टर को क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स हैं हम उनको देख रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने फॉर्मूला जो है पर्टिकुलरली इस चैप्टर से बन जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप, कि अगर
आपके पास सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस r है और n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं जिन्होंने करंट कैरी किया है I थ्रू द टर्न्स। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर ऑफ द कॉइल। अब आपने ये भी बात ध्यान रखनी है ना कि जब हम सर्कुलर करंट लूप की बात करते हैं तो कंडीशन कौन कौन सी है। पहली कंडीशन आ गई कि सेंटर ऑफ द कॉइल, कि सेंटर जो है ऑफ द कॉइल में वहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से, तो सेंटर की बात हो रही है तो मेरा रेडियस तो बेटा क्या रहेगा, आर ही रहेगा। तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने क्या किस फॉर्मूले का यूज करना है, बी विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r। कब पूछा जाएगा, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ठीक है, सेकंड कंडीशन के ऊपर आ जाओ, कंडीशन यही है, सर्कुलर करंट लूप ही है। अब यहाँ पर क्या है कि सर्कुलर आर्क आ गई, जिस तरीके से यहाँ पे ये सर्कुलर आर्क है, ठीक है, यहाँ पे आपकी डिस्टेंस और ये वाला पॉइंट है और आपको बोला गया कि जो थीटा एंगल जो है सबटेंड हो रहा है, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड अब भी किसके ऊपर निकालनी है, सेंटर पॉइंट के ऊपर ही निकालनी है। लेकिन ड्यू टू दिस आर्क जिसमें करंट जो है वो आई क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड v किसके इक्वल आएगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, और जितना भी एंगल सबटेंड हो रहा हो डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे जब कुछ ऐसी कंडीशन, आर्क वाली कंडीशन आपको दी गई होगी। ठीक है, तो आप फॉर्मूलाज भी लिखते चलो कि इस चैप्टर में से कितने फॉर्मूला जो हैं बन रहे हैं और मतलब कब कब आपने वो फॉर्मूला जो है वो यूज करने हैं। तो क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा पेपर में तो आपने कंडीशन वहां पे देखनी है, क्वेश्चन देखना है एंड आप जो है बड़ी इजीली वहां पे फॉर्मूलाज लगा के क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ जरा थर्ड कंडीशन के ऊपर। अब ये है कि अगर कोई पॉइंट जो है ओ जो है किसी भी डिस्टेंस आर के ऊपर, मतलब कोई सर्कुलर कॉइल ये वाली है ना, ठीक है, इस तरीके से है और पॉइंट आर जो है मतलब ये वाला आपको यहाँ पे, और ओ पॉइंट जो है सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सियल पॉइंट की, दिस इज एक्सियल लाइन। ठीक है, एक्सियल लाइन और यहाँ पे पॉइंट जो है वो पी दिया गया है और सेंटर से लेके, सेंटर किसका बेटा, आपका सर्कुलर कॉइल का, यहाँ से लेके उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो आर है। आर जो है वो क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बेटा आप किस तरीके से दोगे, इस वाले फॉर्मूले के थ्रू। v जो है म्यू नॉट एन आई आर का स्क्वायर, आर जो है रेडियस है, टू डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइड रेज टू पावर 3/2। अगर यहाँ पे कंडीशन है कि r जो है वो बहुत ज्यादा है, अगर r बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि ये क्या हो जाएगा, निग्लेक्ट हो जाएगा। और जब हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उस एक्सियल लाइन के ऊपर वो कितनी आएगी, म्यू नॉट एन आई आर का स्क्वायर, और आर का स्क्वायर 2 के साथ 2 कट हो गया तो 2r रेज टू पावर 3। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ बहुत सिंपल सा लॉ है कि जो लाइन इंटीग्रल है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड कोई भी आपका क्लोज्ड पाथ हो वो इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट जो कि उस पूरे पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, इनक्लोज हो रहा है थ्रू बाय द क्लोज्ड पाथ। तो इसको मैथमेटिकली हम इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, म्यू नॉट आई, ठीक है, समीशन जितने भी करंट होंगे यहाँ पे I1 I2 उन सबका क्या क्या ले लो, समीशन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर समीशन ऑफ I1 जो है I1 प्लस I2, तो देखो I1 बेटा क्या है, ये वाला करंट है, ये वाला करंट है। ठीक है, अंदर जा रहे हैं और बाहर वाले बाहर की तरफ आएंगे। चाहे आप देखो ये जो आपके आपके पास ये है, ये इनसाइड को क्या कर रहा है, यहाँ पे डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो आप जिस तरीके से भी म्यू नॉट DL मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू DL। ठीक है, उसके बाद है एप्लीकेशंस क्या है एम्पियर सर्किट लॉ की। तो पहली एप्लीकेशन तो यही है कि जब हम स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बात करते हैं तो स्ट्रेट आपके पास ये है बेटा, आपके पास ये स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, कोई पॉइंट आपने पी मान लिया। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा 1 थीटा 2 और बेटा आर क्या यहाँ से डिस्टेंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जिसकी फाइनाइट लेंथ है और इस पॉइंट के ऊपर आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे निकालोगे, थ्रू दिस फॉर्मूला। ठीक है, एंगल का कौन सा टाइप लेना है आपने, साइन थीटा साई फाइव 1 प्लस साइन फाइव 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लोगे। और केस कौन सा है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि अगर पॉइंट P जो है लाइज सिमेट्रिकली ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास ये एंगल है उनको क्या मान लो आप, कॉमन मान लो। ठीक है, तो कॉमन मान लिया तो यहाँ पर आपके पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे। तो आपके पास कंडीशन ये आ जाएगी। अब ये कंडीशन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखनी ही रखनी है। ठीक है,
उसके बाद आ जाओ कि अगर वायर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ की, मतलब फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ की है, तो आप सभी जानते हैं इनफाइनाइट लेंथ की होगी तो आपके पास फाइव वन और फाइव टू जो है वो क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर बन जाएंगे, मीन्स 90 डिग्री के आएंगे। तो साइन फाइव वन की वैल्यू भी 90 पुट करो, साइन फाइव टू की भी वैल्यू जो है वो 90 पुट करो, तो इट मीन्स आपके पास उस कंडीशन में जब वायर की इनफाइनाइट लेंथ है तो आप मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉइंट पी के ऊपर किस तरीके से दोगे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये कंडीशंस आपने याद रखनी ही रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है कि जब कोई वायर जो है एक्स वाई ऑफ, इसकी भी इनफाइनाइट लेंथ है, लेकिन पॉइंट पी जो है वो क्या कर रहा है, लाइज नियर द एंड एक्स और वाई, तो 510 हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आएगी। ये भी कंडीशन बहुत स्टार मार्क करने वाली है। अगर पॉइंट पी जो है एक्सियल पोजीशन के ऊपर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, द करंट कैरिंग कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा वहां पे क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि एक्सियल लाइन के ऊपर तो है आपका एंगल ही क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्सियल लाइन के ऊपर मतलब, ठीक है, वहां पर आपके पास कितना बन जाएगा, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। अगर जो है वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ की है, मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड विल बी द हाफ ऑफ, will be half that at the perpendicular bisector। ठीक है, तो ये कंडीशंस है कुछ जो कि आपको क्या रखनी है, मेमोराइज आपने कर लेना है इनको। ठीक है, उसके बाद है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ थिक सिलिंड्रिकल वायर। अब ये देखो ये सिलिंड्रिकल वायर है लेकिन क्या है, थोड़ी सी थिक टाइप की है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके बाहर अगर पी पॉइंट के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहो तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, इस फॉर्मूले के थ्रू आएगी। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस जो है आपने क्या कर दी, बहुत ज्यादा कर दी, बहुत ज्यादा मतलब यहाँ तक लेकर आ गए इसको, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगी, ये इस फॉर्मूले के थ्रू दोगे। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड अ होलो करंट कैरिंग, अगर ये करंट कैरिंग जो कंडक्टर है अगर होलो है, ये अंदर से बिल्कुल खाली है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस केस में बेटा क्या हो जाती है, जीरो बन जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप इनको नोट करते जाना, क्योंकि आप देखो यहाँ पे हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, हम इनको एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आपने अभी एग्जामिनेशन आपका बिल्कुल सर के ऊपर है। अब आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड। ठीक है, एक करंट कैरिंग सोलेनोइड जो है वो बिहेव करता है एक बार मैग्नेट के थ्रू, जो कि आप सभी जानते हैं। जो फेस है जहां पर करंट जो है फ्लोइंग क्लॉकवाइज है, तो वो कैसे एक्ट करता है, साउथ पोल की तरह। एंड द फेस जहां पे करंट जो है वो फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज जो है, तो वो किस तरीके से काम करता है, नॉर्थ पोल की तरह, ये हम सभी जानते हैं। अब देखो, फॉर सच अ सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज यूनिफॉर्म। अगर सोलेनोइड के केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने अंदर की बात करें तो ये यूनिफॉर्म रहेगी एंड डायरेक्टेड एक्सियली। For a solenoid coil of infinite length at a point on its axial line, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस तरीके से दी जाती है, म्यू नॉट विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बहुत सिंपल सा है ये फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद जो है एड, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। अगर एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड, सोलेनोइड है आपके पास कोई भी ना सोलेनोइड है, ठीक है, अगर एंड के ऊपर बात करें तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से दी जाती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, एट द एंड फील्ड इज हाफ एट द सेंटर, तो इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, एंड इफेक्ट बोलते हैं, जो कि आप यहाँ पे एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद है टोरॉइडल सोलेनोइड, जो कि थोड़े इस नेचर के होते हैं कि आपके पास थोड़ा यहाँ पे आपने इस तरीके से बाइंडिंग करके रखी हुई है। ठीक है, आपने ये पढ़ा ही होगा। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे आपका करंट जो है फ्लो है। अगर टोरॉइड के लिए जो है, जिसको हम रिंग शेप्ड क्लोज सोलेनोइड भी बोलते हैं, ये रिंग शेप है, आपको इस तरीके से नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा टोरॉइड के लिए ऐसी ही आती है विद इन द कोर ऑफ द टोरॉइड। अब n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अब यहाँ पे n जो है वो कैपिटल N, यानी आपके जो भी हैं आपके नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। क्योंकि आपको 2 पाई आर क्यों आया, क्योंकि अब ये किस शेप में है, रिंग शेप में है, तो आपका इसका पूरा सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा 2 पाई आर। ठीक है, तो r जो है वो क्या रहेगा, इसका रेडियस रहेगा टॉरॉइड का। उसके बाद है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज जो है मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, तो आप देखो यहाँ पर इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस करती है फोर्स को ड्यू टू बोथ फील्ड साइमल्टेनियसली। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल हम इस तरीके से देते हैं, जहां पर आपको ये बी जो है मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को मिल रही है और ये जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखने को मिल रही है। तो इस टाइप की फोर्स को हम क्या बोल देते हैं कि आपके पास क्या है, जो ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये वाली मैग्नेटिक फोर्स है, और ये वाली जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, कॉम्बिनेशन है दोनों का। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स की कैसे रहेगी, वो
जो इसकी डायरेक्शन होगी, b क्रॉस b की जो डायरेक्शन होगी। इफ द चार्ज इज पॉजिटिव तो वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि चार्ज q जो है अगर चार्ज नेगेटिव है तो वो उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो, अब कोई चार्ज जो है पार्टिकल एंटर करता है किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में विद वेलोसिटी v इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट, मतलब परपेंडिकुलर तो आपके पास थीटा जो है वो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। देन द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स QBB। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस द पार्टिकल डिस्क्राइब किस तरीके से करता है, वो सर्कुलर पाथ जो है वो डिस्क्राइब करेगा। तो सर्कुलर पाथ अगर उसने डिस्क्राइब किया है तो हमें वहां पे क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस भी निकालना पड़ेगा। रेडियस आप किस तरीके से दोगे, दैट इज RMB QB। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला आपने याद रखना है। और ये किस केस के लिए याद रखना है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जनरली जो है आर आपने इस तरीके से निकाला। ठीक है, तो ये MB क्या है आपके पास, आप सभी जानते हैं मोमेंटम है, मोमेंटम लिखा डिवाइड बाय QP। अब ये मोमेंटम जो है इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेकर आए हैं, तो ये बेटा ये बना है 2mk, या 2me भी लिख सकते हो आप, अंडर 2me भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर अब ये जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी को हम बेटा दैट इज QE की फॉर्म में भी लिखते हैं, सॉरी QB की फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, जिस तरीके से अब यहाँ पर रेडियस जो है वो इसे, अब देखो ये जो है तो ये रेडियस है। ठीक है, अब अगर आपसे मोमेंटम वाला पूछा जाए, अगर आपको न्यूमेरिकल में दिया गया है मोमेंटम, या आपको सॉरी वेलोसिटी बोली गई है, ये वाली क्वांटिटी, तब आप ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में दिया गया है तब आपको ये वाला भी याद रखना पड़ सकता है। अगर एक्सलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस की बात यहाँ पर हो रही है तब आपको ये फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। लेकिन आ तो बेटा ये सब यहीं से रहा है, आपको सर थोड़ी सी टर्म्स का क्या होना चाहिए, यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो है। ठीक है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो है 2 पाई m डिवाइडेड बाय बेटा क्या यहाँ पे QB। फ्रीक्वेंसी जो है वो किस तरीके से दोगे आप, ये फॉर्मूला है। उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पूछी जाएगी, तो ये फॉर्मूला जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे मैंने सब लिखे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर किसी बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम है तो। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल जो है मूविंग एट एन एंगल थीटा टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अदर देन, अगर 0 90 डिग्री 180 डिग्री से अलग एंगल के ऊपर वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये क्या पाथ फॉलो करता है, हेलिकल पाथ फॉलो करता है। कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, पहले देख लो जरा, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है तो सर्कुलर पाथ है। ठीक है, उसके बाद जो है थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन 0 90 और 180 नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ के जो मर्जी यहाँ पे एंगल हो जाए तो हेलिकल पाथ जो है वो शो होता है। ठीक है, अब रेडियस आपको हेलिकल पाथ का निकालना है या सर्कुलर पाथ का निकालना है, दोनों डिफरेंट है। रेडियस देख लो पीछे कितना आया था, ये था, और यहाँ पे रेडियस बेटा MB साइन ऑफ थीटा, क्योंकि हेलिकल पाथ है तो यहाँ पे एंगल का कॉन्सेप्ट जो है वो चलेगा ही चलेगा इस तरीके से। ठीक है, इसी के जा रहा है ना, तो इसी तरीके से हेलिकल पाथ आपने पढ़ा होगा। उसके बाद है रिवोल्यूशन पीरियड। रिवोल्यूशन पीरियड बेटा सेम ही रहेगा, यहाँ पे एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, फ्रीक्वेंसी के केस में भी नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पे पिच अगर आपको निकालने को, बेसिकली पिच क्या होती है, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ हेलिकल पाथ। तो आपके पास पिच जो है वो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, v cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाई विद क्या, जो आपका क्या है, रिवोल्यूशन टाइम पीरियड है। तो v cos थीटा टाइम जो है आपका रिवोल्यूशन का ये है, दोनों को क्या कर दो आप, इसको पुट अप करो और आपके पास जो है पिच आ जाएगी। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना ही रखना है, और एक ये वाला याद रखना है। ठीक है, हेलिकल पाथ के लिए रेडियस MV साइन थीटा के साथ आता है, और सर्कुलर के लिए सिर्फ और सिर्फ MV डिवाइडेड बाय QB। अब देखो नेक्स्ट, इफ द डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की वो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा क्या हो जाता है, 0 रहेगा अगर पैरेलल है, पैरेलल के केस में, और एंटी पैरेलल रहेगा किस केस में, जब थीटा जो है वो 180 डिग्री है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि फोर्स जो है वो क्या है, 0 हमें देखने को मिलती है, क्योंकि पैरेलल रहेगा या एंटी पैरेलल रहेगा, दोनों केसेस में हमारे पास फोर्स क्या आएगी, 0 ही आएगी, चाहे आप निकाल के भी देख लो। तब जो है पार्टिकल की जो ट्राइजेक्टरी जो है वो क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन फंसा आपको तो इस तरीके का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये पैरेलल या एंटी पैरेलल कंडीशंस में आपके पास जो ट्रेजेक्टरी रहती है पार्टिकल की वो कैसी रहती है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इस तरीके से सर्कुलर, इसका आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपने एक ऑप्शन जो है चूज करना ही होगा। उसके बाद है अगर वेलोसिटी जो है चार्ज पार्टिकल की इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मतलब 90 डिग्री जो है वो नहीं है,
तो वी विल ब्रेक द वेलोसिटी इन पैरेलल, तो हमें उस वेलोसिटी को ब्रेक करना पड़ता है पैरेलल कंपोनेंट में एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, दोनों टाइप में, ठीक है। तो पैरेलल और तो वहां पे जो है आपका जो रेडियस है वो किस तरीके से दोगे आप, एम बी क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू बी, और दूसरी जो पिच आप दोगे वो क्या दोगे, पिच जो है वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई विद द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन। उसके बाद आ जाता है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के केस में आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि बेसिकली ये डिवाइस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, ठीक है। लेकिन उनके पास एनर्जी कितनी होनी चाहिए, आपको एनर्जी पूछी जा सकती है 100 मेगावाट, ठीक है, उसके सॉरी मेगा हाँ वोल्ट, और या इससे ज्यादा मतलब ग्रेटर देन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, 50 भी दी जा सकती है, अपने ऑप्शंस में आप चेक कर लेना, ठीक है। अब साइक्लोट्रॉन की जो फ्रिक्वेंसी है वो ये फॉर्मूला याद रख लेना, मैक्सिमम एनर्जी जो है जो कि चार्ज पार्टिकल ने गेन की इन द साइक्लोट्रॉन, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है आप इस फॉर्मूला से लोगे q स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m एंड r का स्क्वायर। r जो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम रेडियस है ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द पॉजिटिव आयन, तो मैक्सिमम एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द पार्टिकल इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक, ये जो आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये किस फॉर्म में रहती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहती है, क्योंकि आपका जो पार्टिकल है वो क्या करता रहता है हमेशा, वहां पे जो साइक्लोट्रॉन में डालते हो कंटिन्यूसली एक्सलेट होता रहता है, मतलब मूव ही करता रहता है, तो ये पार्टिकल की जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वहां पे स्टोर होगी। उसके बाद देखो जरा यहाँ पे क्या बोलेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए बेटा ये है, बड़ा ही सिंपल है, V इंटू आइडियल, और यहाँ पर अगर आपने टोटल फोर्स निकालनी है तो इसको क्या कर दो, सिंपली इंटीग्रेट कर दो, और यहाँ पे डायरेक्शन निकालनी है तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर पैरेलल टू पैरेलल करंट है, ठीक है, जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे एक कंडीशन ये आती है जब आपका करंट जो है दोनों एक डायरेक्शन में जाता है, दूसरी कंडीशन जब आपका करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय लेंथ वन अनदर, तो यहाँ पे फोर्स जो है बेटा इस तरीके से देते हो आप, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर पूछा जाएगा तो फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ कर लेना, ठीक है, आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि जब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि जब आपके दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं उनमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्सेस बेटा क्या किस नेचर की होंगी, अट्रैक्टिव नेचर की होंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अट्रैक्शन शो होगा। अगर आपके पास फोर्सेस जो सॉरी आपके पास जो करंट टू पैरेलल करंट कैरिंग आपके पास ये है, तो अगर करंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है तभी एक दूसरे को बेटा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये भी कई बार पूछा जाता है। उसके बाद है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, तो ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, एम जो कि बेटा किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट को शो कर रहा है, एम विच इज इक्विवेलेंट टू करंट इनटू एरिया। उसके बाद है अगर नंबर ऑफ टर्न्स आ गए तो एन के साथ क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसका टॉर्क, टॉर्क बहुत बड़ा ही सिंपल है कि जब आप किसी भी करंट कैरिंग लूप को प्लेस करते हो किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये हमेशा एक्सपीरियंस करेगा क्या, टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है, एंड टॉर्क का जो फॉर्मूला है NIAB साइन ऑफ थीटा, इसके थ्रू दिया जाएगा। अब ये NIA क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास देखो इसको टॉर्क को हमने मल्टीप्लाई कर दिया मोमेंटम के साथ, तो PM B साइन ऑफ थीटा, तो यहाँ पर टॉर्क जो है वो कुछ इस तरीके से भी दिया जाता है, आपको अलग अलग फॉर्मूला जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो हमारे पास टॉर्क आता है वो भी सी तरीके से आता है, लेकिन यहाँ पे एंगल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। अब जो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है सेटअप हो जाती है सस्पेंशन फाइबर में, तो अल्फा जो है यहाँ पे एंगल ऑफ थर्स्ट है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क बेटा क्या हो जाएगा K इंटू आई, और K यहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, ठीक है, ये वाला भी आपने याद रखना है। उसके बाद है सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कि आपने पहला क्या है, ये पहला वाला है कन्वर्ट, जब आप करते हो गैल्वेनोमीटर को इनटू एमीटर में, ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक एमीटर जो कि आपने बनाया कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस S इन पैरेलल विद द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर को जब आपने एमीटर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो लो रेजिस्टेंस आपने क्या करनी है, वहां पे कनेक्ट करनी है टू द गैल्वेनोमीटर, और S को हम क्या बोलते हैं, जो लो रेजिस्टेंस होगी जिसको हमने S, उसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, शंट बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन आती है,
तो ये कंडीशन आपने नहीं भूलनी है कि आई जी यानी करंट इन द गैल्वेनोमीटर मल्टीप्लाई बाय विद जी, जो कि उसका क्या है कांस्टेंट है, इज इक्वल टू आई माइनस आई क्या है नेट करंट है। ठीक है, ये आप डायग्राम भी यहाँ से देख सकते हो। आपने क्या किया, पैरेलली ही लगाया है यहाँ पे। ठीक है, पैरेलल, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में क्या लगा लो, शंट लगा दो, जो कि लो रेजिस्टेंस का है। तो आपका गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से फॉर्मूला जरूर बनता ही बनता है। अगर माना कि जो शंट आपके पास है वो जो है गैल्वेनोमीटर से काफी ज्यादा क्या है, कम है, ठीक है, तो ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ करंट गोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ये कंडीशन आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि आप गैल्वेनोमीटर को क्या वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। आपने क्या करना है यहाँ पे, अब जहाँ पे हमने पिछले केस में क्या किया था कि लो रेजिस्टेंस लगाई थी, यहाँ पर आप क्या कर दो, हाई रेजिस्टेंस लगा दो, लेकिन किस में लगानी है, सीरीज में लगानी है। तो आपका गैल्वेनोमीटर जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, वोल्टमीटर में। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि गैल्वेनोमीटर यहाँ पे है और इसके सीरीज में आपने क्या लगा दी है, रेजिस्टेंस लगा दी है, जिसको हमने शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और बेसिकली इसको हमने आर के साथ ही रिप्रेजेंट किया, लेकिन दोनों किस में होने चाहिए, सीरीज में होने चाहिए। तब आपका जो गैल्वेनोमीटर है किस में कन्वर्ट हो जाता है, वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी देखो यार यहाँ पे कि आपके पास जो करंट है गैल्वेनोमीटर में, अगर आपसे पूछा जाए ना करंट निकालना है आपने गैल्वेनोमीटर में, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, डिवाइडेड बाय जी, जो कि गैल्वेनोमीटर की वहाँ पे रेजिस्टेंस ये होगी, साथ ही साथ जो आपने रेजिस्टेंस लगाया है, ठीक है, जिसकी हाई रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर आपने आर यहाँ से कोई भी क्वांटिटी जो है आपको कैलकुलेट करने को पूछी जाए, आप यहाँ पे वाइस वर्सा जो है इस फॉर्मूले का यूज करके बड़ी इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद है कि करंट सेंसिटिविटी क्या होती है। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड हुई गैल्वेनोमीटर की पर यूनिट करंट में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो इसको हम किसके साथ डिवाइड करते हैं, अल्फा डिवाइडेड बाय आई। अल्फा क्या है, हमने अभी पीछे पढ़ा था, मैं आपको पीछे ले भी चलती हूँ। देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बोला गया था कि अल्फा जो है एंगल ऑफ थर्स्ट है, ठीक है, तो ये किसके साथ रिलेट करता है, आपका रिस्टोरिंग टोर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एन बी आई डिवाइडेड बाय बटा क्या सी। उसका वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड हुई गैल्वेनोमीटर में पर यूनिट वोल्टेज, यहाँ पे करंट है तो पर यूनिट करंट आएगा, और वोल्टेज है तो पर यूनिट वोल्टेज ही आएगा। अल्फा बाय वी, तो अल्फा वी किसके इक्वल होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई आर। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला वैसे की वैसे चेंज करो, और ये कितना आ गया आपके पास, आर सी। करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी आपने कुछ इस तरीके से याद रखने, इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपसे नहीं पूछे जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जहां पर हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को क्या किया है, यहाँ पे इसका हमने पूरा रिवीजन किया है, जहां पर हमने इसकी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को देखा है, एंड साथ ही साथ हमने देखा है कि इस पूरे चैप्टर में से कितने फॉर्मूलाज हैं जो कि आपने मेमोराइज करके जाने हैं बिफोर योर नीट एग्जामिनेशन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।